अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग नॉर्मल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लें कि पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी होती क्या है और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट एक स्पेशलाइज फिजिकल थेरेपिस्ट हैं जिनका काम क्या है, बच्चों को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इसमें टोडलर्स आ जाते हैं, बेबीज आ जाते हैं, चिल्ड्रन, टीनेजर एंड यंग एडल्ट्स आते हैं। और कौन सी कंडीशन को ट्रीट करेंगे? दैट आर रिलेटेड टू जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल एंड ऑर्थोपेडिक कंडीशंस। Pediatric physical therapists treat and examine children from birth to age 18 who have problem moving and performing other physical activities. Pediatric physical therapists help treat problems like injuries, pre-existing conditions, and problems caused by illness or disease. तो ये थी डेफिनेशन पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट की। और हम देखते हैं कि व्हाट सर्विसेज दे प्रोवाइड। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे की जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे जो है वो बच्चा स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी माइलस्टोन को अचीव करता है। इसके बाद मूवमेंट्स और मोबिलिटी के ज़रिए बच्चे की ट्रेनिंग कराते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, मोटर लर्निंग ट्रेनिंग होती है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्रिएशन, प्ले एंड लेयर्स एक्टिविटीज़ में बच्चे को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं और उसके ज़रिए जो है बच्चे की जो है फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाता है। अडेप्टेशन ऑफ डेली केयर एक्टिविटीज़ एंड रूटीन, इक्विपमेंट डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, टोन मैनेजमेंट होता है जी, यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, posture, positioning and lifting activities, orthotics and prosthetics, burns and wound care, कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस पे काम करते हैं। इसके अलावा सेफ्टी, हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन के ऊपर जो है वो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो इन बच्चों के अंदर ऊपर काम करते हैं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेन टॉपिक है वो है जी नॉर्मल डेवलपमेंट के कैसे बच्चे जो है वो अपने माइलस्टोन जो है वो अचीव करते हैं वन बाय वन करके। डिटेल में जाने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जी पोस्चर बिहेवियर। तो पोस्चर बिहेवियर, टोटल पोस्चर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आर रिफ्लेक्सेस। तो कोई भी स्किल्ड एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है रिफ्लेक्सेस पे और उनकी इंटरेक्शन पे और उनकी इंटीग्रेशन पे। ये तीन वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं: इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन एंड इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब है कि रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट कर दिया गया है, अब उनका रोल नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब यह है कि रिफ्लेक्सेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस दूसरे रिफ्लेक्सेस के साथ इंटरेक्ट करके एक एक्टिविटी अलाउ कर रहे हैं। रिफ्लेक्सेस जो है वो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती है, बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती। और अगर इनकी इंटरेक्शन हो, इनकी इंटीग्रेशन हो जाए तो यही मूवमेंट जो है वो ब्रेन के कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। तो पोस्चर, रिफ्लेक्सेस, इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन फॉर्म बैकग्राउंड फॉर मूवमेंट्स एंड द स्किल्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रिफ्लेक्सेस हैं इनका इंटरेक्शन और इनकी इंटीग्रेशन ये बैकग्राउंड बनाते हैं स्किल्ड मूवमेंट की। यानी कि जो स्किल्ड बच्चे में स्किल्ड मूवमेंट आती है या कंट्रोल मूवमेंट आती है वो कैसे आती है? वो इन रिफ्लेक्सेस से आती है। इनिशियली व्हेन अ चाइल्ड बोर्न दिस इंटीग्रेशन इज नॉट प्रेजेंट। तो शुरू में बच्चे की कोई भी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल में नहीं होती, सारी मूवमेंट ऑटोमेटिक होती है, सारी मूवमेंट जो है वो रिफ्लेक्सिव होती है। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो इन रिफ्लेक्सेस की इंटीग्रेशन होती है, यानी कि ये रिफ्लेक्सेस जो है वो डिसअपियर होना शुरू होते हैं, इन रिफ्लेक्सेस के ऊपर कंट्रोल आना शुरू होता है और ब्रेन के जो हायर सेंटर है वो डेवलप हो जाते हैं और वो लोअर सेंटर के ऊपर जो है अपना कंट्रोल डेवलप कर लेते हैं। तो बच्चे में फिर स्किल्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इस स्लाइड्स का अगर हम लोग जो है वो खुलासा देखें तो ये है कि जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये कन्वर्ट होती है स्किल्ड मूवमेंट में।
शुरू में रिफ्लेक्सेस हैं और इन रिफ्लेक्सेस के ऊपर स्लोली ब्रेन का कंट्रोल आता है और यही रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल मूवमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो पोस्चर बिहेवियर अगर हम न्यू बोन्स में देखें तो उसमें टोटल एक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिक होती है, यानी कि रिफ्लेक्सिव कंट्रोल में होती है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स बच्चे में हमें मिलती हैं, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो है वो ये देखें, यहाँ पे आपको मोरो रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है। तो एट बर्थ बॉडी इज अंडर द अनअपोज्ड कंट्रोल ऑफ लोअर सेंटर ऑफ सीएनएस व्हिच जनरेट इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स मूवमेंट एंड पोस्चर्स। तो शुरू में क्या होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे इन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे जैसे अपर सेंटर का कंट्रोल आता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन जो है वो जब इनके ऊपर अपना इनहिबिटरी कंट्रोल डेवलप कर लेता है तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट की इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इन पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है और यही रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है वो स्किल मूवमेंट की तरफ जाती है। Babies influenced by neonatal reflexes, body responds mechanically and automatically. This affects muscle tone and posture are then movements. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले रिफ्लेक्सेस की इंटीग्रेशन होती है, ये रिफ्लेक्सेस जो है वो पोस्चर्स की तरफ जाते हैं और पोस्चर से जो है वो फिर कंट्रोल जो है वो डेवलप होता है। The baby at birth is at a primitive crude level and reflex level. His movements are automatic, no component of voluntary control. ठीक है जी, यहाँ पे भी यही बात जो है वो बताई गई है कि शुरू में बेबी जो है उसकी कोई मूवमेंट कंट्रोल में नहीं होती, ऑटोमेटिक होती है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। लेकिन फिर जब इन रिफ्लेक्सेस की इंटीग्रेशन हो जाती है, हायर सेंटर जो है वो लोअर सेंटर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर जो है वो बच्चे में स्किल मूवमेंट आना शुरू होती है या कंट्रोल डेवलप होना शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई लेवल स्किल्स कैसे बच्चे के अंदर जो है वो डेवलप होती है या बच्चा कैसे उन हाई स्किल्स को लर्न करता है। तो एट द एज ऑफ 15 मंथ मोस्ट ऑफ द स्किल्ड मूवमेंट्स आर लर्न, और इस 15 मंथ को हम लोग इस एज को जो है वो एज ऑफ प्रोफिशिएंसी भी कहते हैं, यानी कि इस एज के अंदर बच्चा ज़्यादातर जो स्किल्स है जैसे कि हेड कंट्रोल है, सिटिंग है, क्रॉलिंग है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, वो सारी की सारी स्किल्स इसमें आ जाती है। इसलिए इस 15 मंथ की जो एज है इसको एज ऑफ प्रोफिशिएंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पता चलेगा कि किस तरह से बच्चा जो है हाई लेवल स्किल जो है वो सीखता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव पोस्चर रिफ्लेक्सेस है जिनको हम न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। ये रिफ्लेक्सेस क्या करते हैं, इन्वॉल्व चेंजेस इन द टोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है तो ये कुछ मसल्स को एक्टिवेट करती है, कुछ मसल्स की टोन को इंक्रीज करती है। तो जब किसी ग्रुप ऑफ मसल्स की टोन इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, वो मसल्स जो है वो ग्रुप ऑफ मसल्स बोन्स के ऊपर कुछ पोस्चर्स और मूवमेंट्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्बो फ्लेक्सर्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन पोस्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसी तरह रिफ्लेक्स एक्टिविटी बार बार स्टिमुलेट करती है कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स को, और ये ग्रुप ऑफ मसल जो है वो एक ख़ास पोस्चर्स को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और साथ ही क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ हायर सेंटर। और जब हायर सेंटर्स का कंट्रोल आ जाता है तो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इनकी इंटीग्रेशन हो जाती है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप ये ऑटोमेटिक नहीं है, और उसके बाद फिर वॉलंटरी कंट्रोल यानी कि ब्रेन के कंट्रोल में जो है वो यानी कि पर्पसफुल मूवमेंट जो है वो आ जाती है, और ये फिर आस्ता आस्ता से जो है वो हाई लेवल स्किल्स की तरफ बच्चा जो है वो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से देखें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस से जो है वो बच्चा हाई लेवल स्किल्स की तरफ जो है वो जाता है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो 4 बेसिक कंपोनेंट है मोटर डेवलपमेंट के, जैसे कि हेड कंट्रोल है,
ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एक्सटेंसर कंट्रोल है, यानी कि प्रोन में जब बच्चे का हेड कंट्रोल आता है तो उसके बाद जो है वो टोन जो है वो ट्रंक और नीचे लोअर लिम्स की तरफ जाती है और एक एक्सटेंसर कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है जी डेवलपिंग द रोटेटरी कंपोनेंट। तो जैसे ही एक्सटेंसर कंट्रोल डेवलप होता है उसके बाद फिर जो है वो रोटेटरी कंपोनेंट्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चे के अंदर। और एट द एंड जो है वो एक बेलियम रिएक्शंस हैं, इनका भी जो है वो आना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे में नई स्किल्स जो है वो आए और बच्चा जो है वो हाई लेवल स्किल्स की तरफ जाए। और यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेनेशन है हाई लेवल मूवमेंट्स और उसमें रिफ्लेक्सेस का क्या रोल है। तो यहाँ पे देखें ये कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है जी, जैसे मोरो रिफ्लेक्स है, जैसे एटीएनआर है, एसटीएनआर है, लैंडो रिएक्शन है, स्टार्टर रिफ्लेक्स है, ये सारे के सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। और उनके साथ जो है वो पोस्चर रिफ्लेक्सेस जो है वो, और फिर एक बेलियम रिएक्शन और राइटिंग रिएक्शंस, ये सारे जो है इनकी इंटीग्रेशन हो रही है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे इनकी इंटीग्रेशन हो रही है और यहाँ से फिर क्या होता है कि हाई लेवल स्किल, यानी कि जब इन सब रिफ्लेक्सेस की इंट्रैक्शन होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब इनकी इंटीग्रेशन होती है तो फिर पर्पसफुल मूवमेंट या हाई लेवल स्किल जो है वो आती है। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है पोस्चर रिफ्लेक्सेस सप्लाई द बेसिक बैलेंस ऑफ टोन, यानी कि जो पोस्चर रिफ्लेक्सेस है एक खास बैलेंस टोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट 5 to 6 month movements are in pattern of total flexion एंड एक्सटेंशन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो फर्स्ट 5 to 6 मंथ में चूँकि कोई कंट्रोल नहीं होता इसलिए जो है वो मूवमेंट्स अगेंस्ट दी ग्रेविटी, यानी कि या तो टोटल फ्लेक्शन या टोटल एक्सटेंशन जो है वो बॉडी डेवलप करती है। उसके बाद जो है आफ्टर 5 to 6 मंथ जो है वो राइटिंग रिएक्शंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर ये राइटिंग रिएक्शन 1 to 2 years तक जो है वो चलते हैं और उनके बाद जो है वो एक वैल्यूम रिएक्शन जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फाइनली हाई लेवल स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी इन रिफ्लेक्सेस की वजह से है। इन रिफ्लेक्सेस की इंटीग्रेशन है, कुछ की जो है वो इंटीग्रेशन है, कुछ की इंट्रैक्शन है, कुछ की इनहिबिशन है, कुछ की फैसिलिटेशन है, यानी कि ये सारा कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है। ये मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि हाई लेवल स्किल जो है वो कैसे आती है बच्चों के अंदर। तो जैसे ही हेड कंट्रोल आता है तो एक एक्सटेंसर टोन जो है वो बच्चे की लिम्ब में और ट्रंक में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, जैसे इसका हेड कंट्रोल आएगा तो ये एक एक्सटेंसर टोन डेवलप करेगा, यानी कि लिम्स ट्रंक में एक्सटेंशन आना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वेट जो है वो एल्बोज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बच्चा जो एक्सटेंशन में जाएगा तो प्रोन और एल्बो वेट उसका आना शुरू हो जाएगा। और जैसे मज़ीद टोन बेहतर होती है और ट्रंक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है तो बच्चा जो है वो इन एल्बोज को एक्सटेंड करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये देखें एल्बो एक्सटेंड हुई तो वेट जो है वो लोअर लिम्ब पे शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो लोअर लिम्ब पे जब वेट शिफ्ट होता है तो वहाँ पे फिर इन मसल्स की जो है वो प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है, कंट्रोल आता है। तो फिर बच्चा जो है वो क्वाड्रुपल पोजीशन में आता है और वहाँ से फिर कंटिन्यू होता है वो रेसिप्रोकल क्रीपिंग की तरफ जाता है या क्रॉलिंग की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें ये देखें जैसे ही हेड कंट्रोल आता है तो बच्चे में एक एक्सटेंसर टोन जो है वो डेवलप होती है जिसको हम लैंडो रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेड कंट्रोल आ जाता है 3 to 4 मंथ में। तो जैसे ही 3 to 4 मंथ में हेड कंट्रोल आता है तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बार बार जब ये रिएक्शन होता है, बार बार इसकी स्टिमुलेशन होती है, यानी कि एवरी टाइम व्हेन हेड एक्सटेंड्स तो एक एक्सटेंसर टोन जो है वो ट्रंक में आएगी, यानी कि ट्रंक जो है एक्सटेंशन की तरफ जाएगा और उस तरह से ये मसल स्टिमुलेट होते जाएंगे।
और फिर इन मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथनिंग और कंट्रोल डेवलप होगा। और इससे क्या होता है कि बच्चे को हेल्प मिलती है कि वो प्रोन और एल्बो आए और क्रॉलिंग की तरफ जाए। तो ये रिएक्शन जो लैंडो रिएक्शन है, इसका इनिशिएट होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा जो है वो उसकी जो है वो प्रोन और एल्बो जाए और वो क्रॉलिंग की तरफ जाए। तो सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि हेड कंट्रोल नहीं आया अभी तक, तो हेड कंट्रोल ना होने की वजह से जो है ये रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं होता और उसकी वजह से बच्चा जो है वो आगे माइलस्टोन अचीव करना उसके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है जिस रिफ्लेक्सिस है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, जिसको हम ATNR कहते हैं। ATNR स्टैंड फॉर एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है जी। और ये कब स्टार्ट होता है? ये अबाउट 2 मंथ में स्टार्ट हो जाता है और 4 मंथ तक चलता है। तो जैसे ही ये 4 मंथ में इसकी इंटीग्रेशन होती है तो बच्चा जो है वो प्रो साइड स्पाइन से साइड लाइन में और फिर प्रोन में जाना शुरू हो जाता है। As the ATN are integrated, the neck writing become more mobile so that by 4 to 5 months of age, the baby is turning from sideline to prone. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही बच्चे की एज 4 to 5 मंथ होती है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ATNR की, और राइटिंग रिएक्शन जो है वो भी इनिशिएट होना शुरू हो जाते हैं और वो जो है वो बच्चा जो है वो फ्रॉम साइड लाइन टू प्रोन आना शुरू हो जाता है। बॉडी राइटिंग ऑन बॉडी एंड रोटेटरी कंपोनेंट लीड्स टू क्वाड्रुपेड एंड सिटिंग। तो अगर बच्चे ने लाइन से सिटिंग की तरफ आना है तो उसमें राइटिंग रिएक्शन का रोल होगा और बच्चा जो है वो फिर साइड लाइन पे आएगा, साइड लाइन से फिर सिटिंग की तरफ आएगा, यानी कि ट्रांजिशन जो है वो इनके ज़रिए आते हैं। बॉडी राइटिंग ऑन हेड बॉडी राइटिंग ऑन हेड इज़ अ इम्पोर्टेंट राइटिंग रिएक्शन। और ये क्या करता है? हेड अज्यूम्स वर्टिकल इन साइड लाइन पोजिशन। तो जैसे ही बच्चा साइड लाइन में आता है तो ये हेड को वर्टिकल पोजीशन में यानी कि अपराइट पोस्चर की तरफ जो है वो ये रिएक्शन लेके जाते हैं बॉडी। तो जो राइटिंग रिएक्शन है इनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है वो ये भी बच्चे को स्किलफुल बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। मज़ीद अगर हम रोटेशन की बात करें कि बच्चों के अंदर जो है वो रोटेशन कैसे डेवलप होती है, यूजिंग नेक राइटिंग and body writing, complete rotation of body used to turn to prone to spine। तो प्रोन से स्पाइन में आने के लिए जो है राइटिंग रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो राइटिंग रिएक्शन है ये 1 to 2 ईयर्स तक रहते हैं। तो आफ्टर 1 to 2 ईयर क्या होता है कि राइटिंग रिएक्शन, पोस्चर रिफ्लेक्सिस जो है इनकी इंटीग्रेशन हो जाती है और फिर जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन या बैलेंस रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होते हैं और ये फिर अडल्ट जो है वो सिमेट्रिकल सिटिंग और स्टैंडिंग जो है बच्चे को 4 to 5 ईयर में आ जाती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन इन द बॉडी। उसके बाद है जी इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इनको बैलेंस रिएक्शन भी कहते हैं और ये बैलेंस रिएक्शन देखें क्या करते हैं कि ये बच्चे का मज़ीद कंट्रोल डेवलप करते हैं इन डिफरेंट एक्टिविटी लाइक जंपिंग, लाइक रनिंग। इन एक्टिविटीज़ में फिर इनका रोल होता है और ये बैलेंस रिएक्शन या इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है ये थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। ये मोर स्किलफुल बनाते हैं, यानी कि अगर हमने कोई नई एक्टिविटी जो है वो लर्न करनी है तो वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के ज़रिए करेंगे। ठीक है जी, ये तो था कि जो न्यूनेटर रिफ्लेक्सेस हैं इनका क्या रोल है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये कुछ मसल्स को स्टिमुलेट करती है, मसल की टोन को जो है वो इंक्रीज करती है। उससे क्या होता है कि वो मसल जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उनकी वजह और वो क्या करते हैं फिर हाइपर एक्टिव मसल जो है वो किसी पोस्चर्स की तरफ जाते हैं और पोस्चर जो है वो कंट्रोल मूवमेंट की तरफ जाता है।
तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि हाउ मसल्स टोन डेवलप। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एट बर्थ डोमिनेटेड बाय फ्लेक्सर टोन। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज फ्लेक्सर टोन। ठीक है, आपको लिम्स में भी फ्लेक्शन मिलती है और लोअर लिम्ब में भी फ्लेक्शन मिलती है, यानी कि फ्लेक्सर टोन डोमिनेंट होती है। उसके बाद 10 to 12 मंथ एक्सटेंसर टोन डेवलप। ठीक है जी, 10 to 12 मंथ में जो है वो एक्सटेंसर टोन डेवलप होती है। फ्लेक्सर टोन मजीद स्ट्रेंथ हो जाती है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स फॉर्म क्रॉस टू स्किल्स। और जो मूवमेंट्स पैटर्न है वो ग्रॉस टू स्किल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पहले ऑटोमेटिक एक्टिविटीज थी और अब स्किल एक्टिविटीज आ गई है। और फिर रोटेटरी कंपोनेंट फॉर मोर स्किल्स डेवलप। तो जैसे रोटेटरी कंपोनेंट आते हैं तो स्किल्स और डेवलप हो जाती है। प्रिमिटिव एंड पोस्चर रिफ्लेक्सेस प्ले अ डोमिनेंट रोल इन रेगुलेशन, बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल टोन। तो देखिए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का रोल क्या है कि वो मसल्स टोन की डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, विच फर्दर डिटरमिन पोस्चर एंड द मूवमेंट। ठीक है जी, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी हुई, उसके बाद क्या हुआ, मसल टोन डेवलप हुई, उसके बाद क्या हुआ कि वो मसल टोन जो है वो पोस्चर्स की तरफ ले गई बेबी को। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिक एंड वॉलंटरी मूवमेंट आर डिफिकल्ट इन हाइपरटोनिस। ईच रिफ्लेक्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक पोस्चर। टोटल पोस्चर बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आर रिफ्लेक्सेस। तो न्यूनेटर रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन सब की इंटरेक्शन से और इंटीग्रेशन से जो है वो स्किल्ड मूवमेंट बच्चे में आती है और बच्चे में जो है वो कंट्रोल डेवलप होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि रिफ्लेक्सेस की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रूटिंग रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, न्यूनेटर रिफ्लेक्सेस में से एक है कि जब बच्चे के पेरी ओरल एरिया को या चीक्स को जो है वो आप टैप करते हैं तो देयर इज ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड रोटेशन ऑफ द नेक, यानी कि जो है वो बेबी अपना मुंह को ओपन करेगा और जो है वो नेक की भी थोड़ी सी रोटेशन होती है। दिस इज का रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि जब आप पेरी और एरिया को स्टिमुलेट करते हैं तो सबसे पहले नेक रोटेट होती है और फिर देयर इज ओपनिंग ऑफ द माउथ। तो जितनी मरतबा जो है वो बच्चे के इस एरियाज को स्टिमुलेट करेंगे उतनी मरतबा ये मसल जो है वो स्टिमुलेट होंगे। और ये मसल जब बार बार स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा कि बच्चे में एक मसल्स जो है वो टोन डेवलप होगी और उससे फिर जो है वो एक कंट्रोल एक्टिविटी जो है वो डेवलप होती है। ठीक है जी, ये तो था सारा नॉर्मल डेवलपमेंट के मतलब। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नॉर्मल मसल्स नॉर्मल माइलस्टोन के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ जो वो समझ में आया होगा। तो मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।